अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम। लेक्चर्स बात करेंगे सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स। प्रीवियस लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स क्या होते हैं इन सबको डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स को ही मैं मैक्रोमोलिक्यूल कह रही हूँ और पॉलीमर कह रही हूँ। इट्स अप टू यू, आप पॉलीमर कहना चाहें या मैक्रोमोलिक्यूल कहना चाहें, बात एक ही होती है। लार्ज मॉलिक्यूल के लिए हम टर्म मैक्रोमोलिक्यूल यूज करते हैं, जबकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए हम टर्म मोनोमर यूज करते हैं। मोनोमर्स से मिलकर ही पॉलीमर्स बनते हैं, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल ही लार्ज मॉलिक्यूल को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मोनोमर आपके सामने है, अमाइनो एसिड। सपोज कर लें दो अमाइनो एसिड, दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ठीक है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड देन प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल होंगे डीएनए आरएनए बनाने के लिए, मोनोसेक्राइड रिस्पॉन्सिबल होंगे पॉलीसेक्राइड को बनाने के लिए। तो क्या कंक्लूड हुआ कि स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, जिन्हें हम मैक्रोमॉलिक्यूल, पॉलीमर या बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एनलिस्टेड हैं पॉलीमर्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए एंड आरएनए, लिपिड्स मॉलिक्यूल एंड अदर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। यहाँ हेडिंग पे अगर आप फोकस करें तो हम करने क्या जा रहे हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी ये प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, डीएनए, आरएनए किस तरह ये बनते हैं, किस तरह ये मॉलिक्यूल टूटते हैं, हम ये सब समझने जा रहे हैं। ठीक है, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, जब भी कुछ बनेगा और जब भी कुछ टूटेगा तो वो किसके थ्रू कैसे होगा ये प्रोसेस ना, उसी को डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, दो प्रोसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं कंडेंसेशन और दूसरे को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। जब भी कोई मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर बनेगा, उसकी प्रोडक्शन होगी या उसकी सिंथेसिस होगी, तो हम इसे कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, और जब भी कोई मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर टूटेगा, ब्रेक होगा, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे हाइड्रोलिसिस। अब तक क्या समझा आपने? दो प्रोसेस होते हैं, एक को कंडेंसेशन कहते हैं और एक को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। कंडेंसेशन में हमेशा सिंथेसिस होती है और हाइड्रोलिसिस में हमेशा ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, कुछ टूट जाता है। नाम से ही शो हो रहा है, हाइड्रोलिसिस में जो लाइसिस है, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक और हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। इसकी डिटेल क्या है मैं अभी बताती हूँ। पहले हम बात करते हैं कंडेंसेशन के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमेशा कुछ बनता है, कुछ सिंथेसाइज होता है, कुछ प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर हैं, ये इस कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। कैसे? सपोज करें आपके पास मोनोमर्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, वो कंबाइंड होंगे, ज्वाइन टुगेदर एंड दे विल फॉर्म पॉलीमर्स, लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप लिखेंगे। इसको मेमोराइज भी करिएगा, अभी इस लेक्चर को साथ साथ समझते हुए मेमोराइज भी करिएगा। कैसे आपने इसको याद रखना है, सुने गौर से। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और मोनोमर, इट्स अप टू यू ना कि आप मोनोमर्स बोलें सिर्फ या स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो इजी लगे। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर, ये आपस में क्या हो गया, ज्वाइन टुगेदर, आपस में जुड़ गए। कैसे जुड़े? ये जो ज्वाइनिंग हुई है वो किसके थ्रू हुई है? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। देखिए, कोई तो चीज है ना, इस एक मेरे पास मोनोमर ये रहा और दूसरा मोनोमर मेरे पास ये रहा। अब जब इन दो मोनोमर्स को मुझे जोड़ना है, तो कोई तो फोर्स होगी जो इन दोनों को रोके रखेगी, जोड़े रखेगी। तो वो कौन सा बॉन्ड है जो रोल प्ले करेगा? यहाँ पे आपको बॉन्ड लाइन शो हो रही होगी, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। क्या समझा अभी तक आपने? दैट स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, और इनके ज्वाइंट होने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, सपोज करें ये एक मोनोमर है, इसमें से OH आइन रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा है, सपोज करें यहाँ से रिमूव हो गया। अब ये जो दूसरा मेरे पास मोनोमर है, इसमें से H आइन, और रूल यही होगा कि एक मोनोमर से हमेशा OH आइन और दूसरे से H आइन रिमूव हुआ करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही में से पूरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, नो। तो अब अगर हम इसे गौर से देखें, ये फॉर्मूला किसका हो गया, देयर आर टू हाइड्रोजन एटम एंड वन, सॉरी, यस, देयर आर टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम। तो अब ये जो फॉर्मूला है, अगर हम इसे सम अप करें, दैट इज H2O। ठीक है, वॉट क्या चीज रिमूव हुई है इन दोनों मोनोमर से? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, बाहर निकल गया।
अब ये दोनों मॉलिक्यूल जिन्हें मैं स्मॉल मॉलिक्यूल कह रही हूँ, मोनोमर कह रही हूँ, ये आपस में इस कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ गए, कंबाइंड हो गए, और ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया, बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। ये पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है? कंडेंसेशन का प्रोसेस कहला रहा है। क्या पढ़ी डेफिनेशन आपने? when two small molecules are joined together by covalent bond, और उसमें क्या रिमूव हो रहा था? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था। एक सवाल है क्या कि ये जो प्रोसेस अभी हुआ है खुद ब खुद हो जाएगा? नो, आपने ये लाजमी लिखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है जिसमें दो मोनोमर आपस में ज्वाइन हुए, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, एक मैक्रोमोलिक्यूल बना है, तो ये पूरा प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की मौजूदगी में। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं इस पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगी। और ये प्रोसेस रिक्वायर करता है एनर्जी। कुछ बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें हमें एनर्जी चाहिए होगी, हम इसमें एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। आपको भी अगर इन फ्यूचर कुछ बनना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी एनर्जी लगानी होगी, जिसकी वजह से आप कुछ बन सकेंगे। बगैर एनर्जी के कोई काम नहीं होता, कुछ भी नहीं बनता। ये कंडेंसेशन है। अब इसका पूरा रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, वो प्रोसेस होगा हाइड्रोलिसिस। अगर आपको कंडेंसेशन समझ में आ गया है तो अब आपको इजीली हाइड्रोलिसिस भी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था हाइड्रोलिसिस में हाइड्रो जो है, हाइड्रो मीन्स होते हैं वाटर एंड लिसिस मीन्स होते हैं टू ब्रेक। देखिए कंडेंसेशन में क्या हुआ था, छोटे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया था। अब उसका उल्टा कर दें। अब इस दफा क्या है आपके पास? एक लार्ज मॉलिक्यूल है पॉलीमर और मैक्रो मॉलिक्यूल। उसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मोनोमर्स। जिन मोनोमर्स से मिलके वो बना था, सपोज करें यहाँ पे जो आपने पॉलीमर बनाया है ना, जब आप इसको तोड़ेंगे तो फिर वापस वही वाले मोनोमर बन जाएंगे जिनसे मिलकर ये पॉलीमर बना था। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके पास एक पॉलीमर है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है। आप इसमें क्या करेंगे? देखें प्लस के बाद क्या किया हुआ है? ऐड, कोई चीज ऐड हुई है ना, एडिशन किया है किसी चीज का, जबकि वहां देखें यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ देखिएगा रिमूव हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम नंबर 1, और ये दूसरा हाइड्रोजन H2O। इस तरीके से ये पूरा वाटर का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या किया हमने? अगर हमें किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो हमने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड कर दिया। इस वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी में और एंजाइम्स की मौजूदगी में ये जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये टूट जाएगा। और पिछले रिएक्शन में आपने क्या समझा था? एक मोनोमर से H आइन बाहर आएगा, रिमूव होगा, दूसरे से हाइड्रोजन आइन बाहर आएगा, रिमूव होगा। यहाँ पे उसका रिवर्स हो जाएगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, ये वाटर मॉलिक्यूल इस एंजाइम की मौजूदगी में स्प्लिट होगा, टूट जाएगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो फिर क्या बनेगा? वही बनेगा, OH आइन अलग हो जाएंगे और हाइड्रोजन एटम अलग हो जाएगा। और फिर ये वापस अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। जहां से हाइड्रोजन आया था वहीं चला गया, जहां से OH आया था वहीं चला गया, उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे और ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा और आपको यहाँ पे मोनोमर वापस मिल जाएंगे। कोई मुश्किल इसमें? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? देखिए ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ये यूज होता है ना, प्रोसेस कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस का। आप खाना खाते हैं, छोटी सी मिसाल आपको दूं, आप हेटरोट्रॉप्स से बिलोंग करते हैं ना, इसका मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले बहुत करता है ये। हम हेटरोट्रॉप्स हैं। हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं? वो जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दूसरे पे डिपेंड करते हैं ना। बेसिक तो आपको आता होगा उम्मीद करती हूँ। तो हम खाना जब खाते हैं, हम मैक्रोमोलिक्यूल्स अपनी डाइट में लेते हैं, पॉलीमर्स अपनी डाइट में लेते हैं, और हम फिर पानी भी पीते हैं ना। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ आपको शो हो रहा है रिएक्शन में, हमने डाइट के थ्रू इनटेक कर लिए और हमने पानी भी पिया है। हमारी बॉडी में एंजाइम भी मौजूद होते हैं। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा और ये वापस जो मैंने अभी पूरा प्रोसेस समझाया था, जाके अपनी अपनी जगह पे फिर से अटैच हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल जो मैक्रो मॉलिक्यूल है टूट जाएगा और मोनोमर्स बन जाएंगे। और ये मोनोमर्स बनने के बाद, ये तो हमने फूड इनटेक किया, ये सारा हमारे यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है ना, ये सब कुछ कि हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हुआ, लार्ज मॉलिक्यूल जो हमने डाइट में लिए थे वो सब टूट गए, उसके बाद वो आगे सेल तक पहुंच गए। अब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमने बनाए क्यों? क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, मोनोमर्स जो होते हैं ना,
वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं। अब ये जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल हमने बना लिए बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस हमारे सेल के अंदर चले जाएंगे, और हमारा सेल फिर इन स्मॉल मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करेगा, और वापस इन स्मॉल मॉलिक्यूल से सेल क्या करेगा, लार्ज मॉलिक्यूल बना लेगा, जो जो उसे लार्ज मॉलिक्यूल चाहिए टू प्ले मैनी रोल। जबकि ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये सराउंडिंग से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जमा करते हैं। इनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, कौन कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे वो डिपेंड करते हैं। फिर उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मोनोमर्स को बनाते हैं, फिर उन मोनोमर्स को एक्यूमुलेट करते हैं, उनसे पॉलीमर बनाते हैं, एंड देन फिर उनको यूटिलाइज करते हैं, एंड देन वहां पे भी फिर दोबारा हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हो जाता है, वो लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं, और फिर पर्पस ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को वो यूटिलाइज करेंगे, एंड देन उन मोनोमर्स को उनके सेल भी जिस तरीके से चाहे फिर आगे यूज करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।